हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट बाय हिमांशु पे। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी ये क्लास रहेगी वो रहेगी विश्व और भारत के भूगोल की। इसकी एक क्लास पहले भी हो चुकी है और जिसने पिछली क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ वो प्लेलिस्ट में जाके इसका जो फर्स्ट पार्ट है भारत और विश्व के भूगोल का वो देख लीजिए। यहाँ पे हम जो आपको एमसीक्यूज़ के फॉर्म में जो भी क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं वो आपके बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज़ कोई क्लास मिस मत कीजिए और सभी क्लासों को आप देखिए। इसमें कराए जाने वाले सभी जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक किसी ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। यहाँ पे देखिए हिमालय की चोटियाँ दी हुई हैं और इनके राज्य दिए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सी चोटी जो है वो किस राज्य में पड़ती है। तो चलिए जल्दी से इनका मिलान कीजिए और सही आंसर बताइए आप। पहले आप इनको देख लीजिए दोनों कॉलम्स को, फिर मैं आपको इनके ऑप्शंस दिखा देती हूँ। आई होप आपने ये कॉलम्स देख लिए होंगे। अब इनके आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ मैं। ये रहे इनके ऑप्शंस। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अब बी का अपन मिलान कर देते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है कि कॉलम ए में जो ऑप्शन है वो रहेगा आपका फर्स्ट। ठीक है, जैसे जो नंगा पर्वत है वो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, नंदा देवी जो है वो अपना रहेगा उत्तराखंड में और कंचनजंगा जो है वो रहेगा आपका सिक्किम में। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में आपको मैं कुछ फैक्ट बता दूं कि जो नंगा पर्वत है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। इसको हम दिमिर भी कहते हैं। ठीक है, इस पर्वत को हम दिमिर भी कहते हैं। ठीक है, दिमिर का अर्थ होता है पहाड़ों का राजा। ठीक है, इसके अलावा नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड में स्थित है और जो कंचनजंगा है वो सिक्किम में स्थित है, जो कि हमारे भारत की सबसे उच्चतम चोटी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शिपकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है। आपको बताना है कि शिपकीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं सतलज घाटी में, ऑप्शन बी है नाभा घाटी में, ऑप्शन सी है चंद्रा घाटी में या ऑप्शन डी है कुल्लू घाटी में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए सतलज घाटी में, है ना। शिपकीला दर्रा जो है वो हिमालय की सतलज घाटी में स्थित है। और मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि इसी दर्रे के पास से, मतलब शिपकीला दर्रे के पास से ही जो सतलज नदी है वो इसी के पास से गुजरकर तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस भारतीय पर्वत चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। आपको बताना है कि ये जो दिए गए ऑप्शन हैं उनमें से कौन सी जो है वो सबसे छोटी है। आपके ऑप्शन है कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेट या मुकुट पर्वत। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका दिए गए ऑप्शंस में से हमें बताना है कि सबसे छोटी पर्वत चोटी कौन सी है। तो इनमें से जो सबसे छोटी है वो रहेगी अपनी नंदा देवी। ठीक है, और जो कंचनजंगा है वो मैंने आपको अभी पहले क्वेश्चन में बता ही दिया कि ये सर्वोच्चतम चोटी है अपने भारत की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है। आपको बताना है कि ये दिए गए जो ऑप्शंस हैं इनमें से ऐसा कौन सी जगह है जो सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित है समुद्र तल से। समुद्र तल मतलब वही होता है, अगर अपन किसी भी पर्वत की ऊंचाई वगैरह नापते हैं वो समुद्र का जो लेवल होता है उसी से ही उनको नापा जाता है।
तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। आपके ऑप्शन है दार्जिलिंग, ऊटी, शिमला और डलहौजी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऊटी। ठीक है, ऊटी जो है वो एक पर्यटन स्थल है, ये तमिलनाडु में स्थित है और यहाँ पर नीलगिरी की सुंदर पहाड़ियाँ भी स्थित हैं, जिनको कि इसलिए इसको हम पहाड़ों की रानी भी कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है। आपको ऐसा बताना है कि भारत में जो है वो एक एकल द्वीप जो है वो जो कि दक्षिण में स्थित है वो कौन सा है। ठीक है, आपका ऑप्शन है रामेश्वरम द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, कार निकोबार द्वीप या ग्रेट निकोबार द्वीप। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ग्रेट निकोबार द्वीप। ठीक है ना, ग्रेट निकोबार द्वीप जो है वो निकोबार द्वीप के दक्षिण में स्थित है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि जो निकोबार द्वीप समूह है वो भारत के दक्षिण में स्थित है और निकोबार द्वीप समूह के भी दक्षिण में क्या स्थित है, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह स्थित है। और इसी के अंतिम छोर को है ना, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के ही दक्षिण छोर को हम भारत का दक्षिणतम छोर कहते हैं, जिसको कि हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मूक घाटी या साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन है केरल, बिहार, महारा या त्रिपुरा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा केरल। मूक घाटी, साइलेंट वैली या फिर शांत घाटी जो है वो केरल में स्थित है और यहीं पर शांत घाटी नेशनल पार्क भी स्थित है ना। यहाँ पे भी नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, है ना। नीलगिरी की पहाड़ियों का जो विस्तार है वो तमिलनाडु के ऊटी से लेकर केरल तक फैला हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सा पठार भारत में की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है भारत में ऐसा कौन सा पठार है जो कि दिल के देश के नाम से जाना जाता है और जहाँ पर सबसे अधिक खनिज का खनन किया जाता है। आपके ऑप्शन है भंडेर पठार, छोटा नागपुर का पठार, डेक्कन का पठार या तिब्बत का पठार। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका छोटा नागपुर का पठार, है ना। इसको दिल के देश के नाम से भी जाना जाता है। और मैं आपको इसके बारे में कुछ बता दूं कि जो छोटा नागपुर का पठार है वो झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ इन राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से माइका, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लोहा और कोयले जैसे खनिजों का उत्खनन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्रचुर मात्रा में जो है वो खनिज मतलब प्रेजेंट है और जिनका यहाँ से खनन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे ऊंचा स्थान है। आपको बताना है कि भारत में सबसे ऊंचा स्थान क्या है। अब देखिए यहाँ पे ऊंचा स्थान दिया हुआ है तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है ना। और बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा, आंसर कीजिए। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अपनी कंचनजंगा चोटी ही रहेगी, यही सबसे उच्चतम चोटी है। ठीक है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस क्लास से जुड़ सकें और सभी इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लाभ ले सकें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। आपको बताना है कि जो अपना यूपी है, उत्तर प्रदेश है, वो एरिया अकॉर्डिंग टू एरिया कौन से नंबर पे आता है। आपके ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका चौथा, यानी फोर्थ जो है, फोर्थ नंबर पर यूपी जो है वो एरिया की दृष्टि से आता है। ठीक है, अब मैं आपको इनका थोड़ा सीक्वेंस बता दूं। जो कि फर्स्ट नंबर पे जो है ना, अकॉर्डिंग टू एरिया जो है सबसे बड़ा जो राज्य है वो है अपना राजस्थान। ठीक है, उसके बाद आता है अपना
मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश पहले सबसे बड़ा था, पर जब 2000 में इससे छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उस टाइम पर जो है वो राजस्थान सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, और इसके बाद जो है वो महाराष्ट्र आता है, अपना महाराष्ट्र आता है, फिर आता है अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, और सबसे जो छोटा राज्य है वो कौन सा है, कमेंट कीजिए, वो है गोवा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस्तर एक आदिवासी जिला है, किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है बस्तर एक आदिवासी जिला है जो किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या ओडिशा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। ठीक है, बस्तर जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है और यहाँ पे सबसे अधिक आदिवासी जनसंख्या पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? आपको बताना है कि ऐसी कौन सी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा तो निकलती है, इसके अलावा और कौन सी निकलती है? आपके ऑप्शन हैं महानदी, सोन, बेतवा या ताप्ती। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सोन। ठीक है, सोन और जो नर्मदा है ये दोनों ही अमरकंटक से निकलती है और जो अमरकंटक है वो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले के प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? आपको बताना है ऐसी कौन सी नदी है जो यमुना से नहीं मिलती है। ऑप्शन से आपके बेतवा, चंबल, केन या फिर सोन। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका सोन नदी जो है वो यमुना से नहीं मिलती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? ये जो तीनों नदियां के नाम दिए हुए हैं काबिनी, हेमवती और अमरावती, ये आपको बताना है कि ये किस नदी की सहायक नदियां हैं। आपके ऑप्शन है महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, कावेरी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और मैं एक बार फिर कहूँगी अभी तक जिसने चैनल को लाइक नहीं किए है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लासेस को शेयर किया कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन क्लासेस का लाभ ले सकें। अगला प्रश्न है आपका दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है? आपको बताना है कि दक्षिण भारत की जो भी नदियाँ हैं वो किस प्रकार का अपवाह तंत्र बनाती है, मतलब किस शेप में। आपके ऑप्शन है अरीय, खंडित, वृक्षनुमा या जालीदार। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका वृक्षनुमा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए ये कौन कौन सी नदियाँ हैं। आपको बताना है कि भारत की जो कुछ खास नदियाँ हैं जिनका जो उद्गम स्थल है वो हिमालय के निकट मानसरोवर झील के पास है। तो बताइए कौन सी नदियाँ हैं। ऑप्शन है आपके ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना और सिंधु या झेलम, यमुना और सतलज। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ दर्ज की गई है? देखिए पिछली क्लास में एक क्वेश्चन अपन ने किया था कि विश्व में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो उसका आंसर जो था वो अपना अमेजन बेसिन था, मतलब वहाँ पर वर्ष में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। पर यहाँ पे जो प्रश्न है वो है भारत के उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ दर्ज की गई है।
यहाँ पे आपको भारत में बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है मौसिनराम मेघालय में, चंबा हिमाचल प्रदेश में, नामची जो है वो सिक्किम में और चूरू जो है वो राजस्थान में। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। अगर आपने पिछली क्लास देखी है तो आप इसका आंसर बिल्कुल सही देंगे। तो आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा मौसिनराम मेघालय में। और आप जो है वो इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी किया कीजिए, ठीक है। इससे क्या है, आप 2 बार आपका रिवीजन हाथे हाथ होता रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पश्चिमी विक्षोभ जिसके कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। आपको बताना है कि पश्चिमी विक्षोभ है जो कि उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा का कारण बनते हैं, वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं। आपके ऑप्शन है काला सागर से, कैस्पियन सागर से, भूमध्य सागर से या अरल सागर से। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका भूमध्य सागर से, ठीक है। ये जो जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अलग अलग तरह के एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इनमें से कुछ जो है वो आप खुद देखेंगे कि बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो ये सारे ही क्वेश्चंस जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। प्लीज़ क्लास में आया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है। आपको बताना है कि जो कटाव की स्थिति है वो सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होती है। आपके ऑप्शन से सिल्ट मिट्टी में, मटियार दोमट मिट्टी में, बलुई मिट्टी में या फिर उपयुक्त सभी में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका बलुई मिट्टी में, है ना। बलुई मिट्टी मतलब जो बालू वाली मिट्टी होती है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है अगर जिस मिट्टी में रेत के कण स्थित होंगे उसमें जो है वो बिखराव ज़्यादा होगा, वो उसमें जो है जुड़ने के उसके अणुओं के जो जुड़ने की क्षमता होती है वो कम होती है, ठीक है ना, क्योंकि उनमें एयर स्पेसेस ज़्यादा होते हैं तो इसलिए उनमें कटाव भी सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परिक्षेत्रीय मृदा को क्या कहते हैं। आपको बताना है परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहा जाता है। अब देखिए जैसे आपके ऑप्शन है ड्रिफ्ट मृदा, अलूवियल मृदा, ट्रांसपोर्टेड मृदा या उपयुक्त सभी। देखिए नाम से ही पता पड़ा है परिक्षेत्रीय मतलब जो बाहर के से आई हुई हो। तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ट्रांसपोर्टेड मृदा। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। ऐसा कौन सा इसमें खाद्य फसल है जो कि अम्लीय धरती में आसानी से उगाई जा सकती है। ऑप्शन है आपका फली, तरबूज, खीरा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका खीरा, है ना। खीरा जो है वो अम्लीय धरती में बड़ी आसानी से उगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के कोई कोई क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के लाल रंग होने का कारण क्या है ना। अगर अब फिर से मैं आपसे कहूँगी, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी तो आपको मैंने मंगल ग्रह के बारे में बताया था, ठीक है। आपकी जो फर्स्ट क्लास थी उसमें सौरमंडल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे, उसमें एक मंगल ग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपना जो मंगल ग्रह है वो लाल रंग का दिखाई देता है। और वो लाल रंग का क्यों दिखाई देता है, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो भी यही रहेगा कि फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण जो मृदा है लाल मृदा वो लाल रंग की दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिस्नर का जंगल भारत के किस प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। आपको बताना है बिस्नर जो है वो बिस्नर के जंगल हैं वो कौन से राज्य में उपस्थित हैं। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप या उत्तराखंड। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका उत्तराखंड, है ना। बिस्नर के जो जंगल हैं वो उत्तराखंड में स्थित हैं। देखिए बिस्नर जो है वो एक गढ़वाली शब्द है जिसका अर्थ होता है नव प्रभात, ठीक है। और जो बिस्नर के जंगल हैं ये बहुत ही ज़्यादा दर्शनीय और सुंदर स्थल है। यहाँ पे देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं और यहाँ पर एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है? आपको बताना है कि भारत में कुल वन क्षेत्र कितना है। आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप देखिए और बताइए कि इनमें से सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, भारत में जो अपना वन क्षेत्र है वो है 4273.47, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। तो ये सभी ऑप्शंस गलत हैं और सही आंसर ये रहेगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है? आपको बताना है भारत में किस प्रकार के वन जो हैं वो सर्वाधिक पाए जाते हैं। ऑप्शन है आपके हिमालयी समशीतोष्ण वन, उप उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय नर्म पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय गीला सदाबहार वन। तो आपके ऑप्शंस रहेंगे इसमें, आपका सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप से पानी निकालने के लिए कब प्रयोग में लाया जाता है? मतलब आपको बताना है कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वो पानी निकालने के लिए कब यूज़ किया जाता है। आपके ऑप्शन से, जब पानी का स्रोत और निकास दोनों मंद हों, जब पानी का निकास मंद हो और स्रोत ज़्यादा हो, जब पानी का स्रोत और निकास दोनों ही ज़्यादा हो, या जब पानी का निकास ज़्यादा हो और स्रोत मंद हो। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। देखिए सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या होता है, जब किसी चीज़ है ना, जब ऐसा बल है ना, सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है, एक प्रकार का बल होता है। ये दो बल होते हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। तो सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या होता है, ऐसा बल जो परिधि से है ना, अगर अपन समझें इसको, जैसे ये एक वृत्त है, ठीक है, अब इसमें बल जो है वो परिधि से केंद्र की तरफ लगे, बल की दिशा क्या हो, परिधि से केंद्र की तरफ हो, तो इसको हम सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। तो इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जब पानी का निकास मंद हो, मतलब पानी के स्रोत तो बहुत सारे हैं, एक स्रोत यहाँ है, एक स्रोत यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है, पर इनका क्या है, निकास मंद है, मतलब पानी की जो स्पीड है वो काफ़ी कम है। तो हमें किस तरह के बल का उपयोग करना पड़ेगा, जो कि यहाँ से पानी को खींच के सेंटर में ले आए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जब पानी का निकास मंद हो और स्रोत ज़्यादा हो तब सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का संयुक्त प्रयास है? आपको बताना है कि गंडक सिंचाई परियोजना है जो वो किन किन प्रदेशों में संचालित है ना। आपके ऑप्शन थे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और बिहार। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश और बिहार। और इसका जो बेनिफिट है वो नेपाल को भी मिलता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? आपको बताना है कि टिहरी बांध परियोजना है उसमें कौन सा जो विदेशी देश है वो सहायता करेगा भारत की। आपके ऑप्शन हैं जर्मनी, ब्रिटेन, इटली या सोवियत रूस। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सोवियत रूस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? आपको बताना है कि भाखड़ा बांध जो है वो भाखड़ा नांगल बांध वो किस नदी पर बना हुआ है। आपके ऑप्शन है चिनाब, ताप्ती, सतलज या रावी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सतलज नदी पर। और अभी अपन ने पढ़ा था कि सतलज नदी कहाँ से निकलती है, शिपकीला दर्रा से निकलती है और तिब्बत से होती हुई भारत में प्रवेश करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, मैग्नेटाइट है। आपको बताना है कि मैग्नेटाइट जो अयस्क है वो कौन सी धातु का अयस्क है। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। आपके ऑप्शंस हैं
फेरस ऑक्साइड, मतलब ये आयरन के ऑक्साइड दिए हुए हैं, इसमें से आपको सही आंसर बताना है। बताइए इसका सही रासायनिक सूत्र क्या होगा मैग्नेटाइट का। तो इसका जो सही है रासायनिक सूत्र रहेगा वो रहेगा अपना Fe3O4। ठीक है, ये मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसमें कार्बन नहीं होता है। आपको बताना है कि जो दिए गए ये तत्व हैं इनमें से कार्बन किसमें नहीं पाया जाएगा। आपके ऑप्शन से डायमंड यानी हीरा, ग्रेफाइट या कोयला। तो अगर देखिए साइंस का थोड़ा क्वेश्चन है, पर ये इतना सा बेसिक नॉलेज सभी को होना चाहिए कि जो हीरा है, ग्रेफाइट है और कोयला है ये कार्बन के शुद्धतम रूप होते हैं। तो इन तीनों में ही कार्बन पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, मोनोजाइट किसका अयस्क है। आपको बताना है कि मोनोजाइट किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन है आपके जर्कोनियम, थोरियम, टाइटेनियम या लोहा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका थोरियम। ये थोरियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है। आपको बताना है कि भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है। ऑप्शन है आपके दामोदर, हुगली, गोदावरी या स्वर्णरेखा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, दामोदर को भारत का रूर कहा जाता है। इसका जो उद्गम स्थल है वो झारखंड में छोटा नागपुर के पठार से होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कूड़े से हरित ऊर्जा को निर्माण करने वाले देश के अग्रिम राज्य कौन से हैं। आपको बताना है कि कूड़े से जो हरित ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन से राज्य अग्रणी हैं। ऑप्शन है आपके झारखंड, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब, और महाराष्ट्र और पंजाब। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, महाराष्ट्र और पंजाब। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। आपको बताना है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। आपके ऑप्शन है कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु या चेन्नई। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कोयम्बटूर, है ना। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, गुजरात के अहमदाबाद को, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र उद्योग स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और बच्चों में भी। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मथुरा या डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएं किसके द्वारा स्थापित की गई है ना। जो यहाँ पर आपने सुना होगा कि मथुरा जो परिष्करण शाला है वो कहाँ स्थित है। इसका एक दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है, कोई बता सकता है कहाँ स्थित है ना। मथुरा रिफाइनरी जो है उसके कारण, आपको पता है उससे निकलने वाले धुएं के कारण जो ताजमहल है उसका संगमरमर जो है वो पीला पड़ता जा रहा है। और इस स्थिति को क्या कहते हैं, स्टोन लिप्रेसी कहते हैं। जब विभिन्न रासायनिक पदार्थों के कारण पत्थरों में गलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसको स्टोन लिप्रेसी कहा जाता है। और जो मथुरा रिफाइनरी है उसका जो दुष्प्रभाव है, उससे निकलने वाले का अपशिष्ट जो धुआं वगैरह है उसका दुष्प्रभाव जो है वो ताजमहल पर पड़ रहा है। तो ये आपको बताना है मथुरा, डिगबोई और पानीपत की जो रिफाइनरीज हैं, परिष्करण शालाएं हैं, ये किसके द्वारा स्थापित की गई हैं। ऑप्शन है आपके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा, या फिर मद्रास रिफाइनरी लिमिटेड की क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट द्वारा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इसका आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है बताना है आपको। ऑप्शन है आपके जमशेदपुर झारखंड, बर्नपुर पश्चिम बंगाल, झरिया झारखंड या दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका झरिया झारखंड, है ना। अगर
तो आप बताइए कमेंट करके कि झरिया झारखंड अगर स्टील के लिए प्रसिद्ध नहीं है तो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो झरिया झारखंड है वो कोकिंग कोयले के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पे कोकिंग कोयले के बहुत ज़्यादा भंडार स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा या असम। आपको वस्त्र निर्माण केंद्र बताना है। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई हैं जिनको आपको सुमेलित करना है। ये तेल शोधक कारखाने दिए हुए हैं और उनके राज्य दिए हुए हैं। तो बताइए, कीजिए इनका मिलान कीजिए और सही आंसर बताइए। उसके बाद मैं आपको कूट बता दूंगी, इनके कोड बता दूंगी कि कौन सा सही होगा। तो आपके ऑप्शंस हैं, अब आई होप आपने देख ली होंगी ये दोनों सूचियाँ और इनका मिलान कर लिया होगा। अब मैं आपको इनके ऑप्शंस दिखा देती हूँ। बताइए, चूज कीजिए इनमें से सही ऑप्शन कौन सा रहेगा। बताइए सही ऑप्शन कौन सा रहेगा इसमें। तो 116 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, है ना। अब बी कैसे रहेगा ये देखिए, अपन इनका मिलान करते हैं। इसको नीचे कर लेते हैं। देखिए अब इसमें दिया हुआ है ए का है तीसरा, ये अपना ओ दिया है। जो तातीपाका है वो है आंध्र प्रदेश में। फिर कोयली है, कोयली जो है वो गुजरात में है। नागापट्टी जो है, नागापट्टिनम जो है वो रहेगा अपना तमिलनाडु में। और नुमालीगढ़ जो है वो आसाम में रहेगा। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए इन्हें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है। तो आपको बताना है जो ये दिए गए ऑप्शन है इनमें से कौन सा जो है वो कृत्रिम बंदरगाह है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी है मुंबई या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए चेन्नई। चेन्नई है वो कृत्रिम बंदरगाह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा भारत के प्राकृतिक बंदरगाह है। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है जो प्राकृतिक बंदरगाह है। देखिए इसमें से आप फर्स्ट ऑप्शन को तो बिल्कुल एलिमिनेट कर दीजिए क्योंकि ये कृत्रिम है, अभी अपन ने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था। अब आप इन तीनों में से बताइए कि कौन सा जो है वो प्राकृतिक है, कोच्चि, तुतीकोरिन या विशाखापट्टनम। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, कोच्चि और विशाखापट्टनम। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके झांसी, इलाहाबाद, गाजियाबाद या आगरा। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा आपका इलाहाबाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। आपको बताना है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, नेशनल हाईवे। ऑप्शन है नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 16, नेशनल हाईवे 4 या नेशनल हाईवे 44। बताइए सही आंसर क्या रहेगा इसका। तो इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, नेशनल हाईवे 44 जो है वो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। और इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 4112 किलोमीटर। ठीक है, ये इसकी लंबाई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों को एक नंबर देने की योजना कब प्रारंभ की थी।
है ना। आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उनको एक नंबर देने की, जैसे अपने नेशनल हाईवे 2 पढ़ते हैं, 44 पढ़ते हैं, तो इस तरह की योजना कब बनाई गई थी कि नेशनल हाईवेज को नंबर दिया जाए। ऑप्शन है आपके 2005 में, 2010 में, 2012 में या 2014 में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 2010 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का हिमाद्री स्टेशन कहाँ है। आपको बताना है भारत का हिमाद्री स्टेशन कहाँ स्थापित है। ऑप्शन है आपका आर्कटिक में, अंटार्कटिक में, पूर्वोत्तर हिमालय में या पश्चिमोत्तर हिमालय में। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका आर्कटिक में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अभी भी काफ़ी क्वेश्चंस बाकी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान कहाँ स्थित है। आपको बताना है केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं झांसी में, सहारनपुर में, लखनऊ में या वाराणसी में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा लखनऊ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। 1757 में, 1760 में, 1767 में या 1770 में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। बताइए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपका भोपाल में, पटना में, कानपुर में या हैदराबाद में। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कानपुर में। अगला क्वेश्चन है, देखिए, और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, वो भोपाल में है। आपदा प्रबंधन संस्थान भी भोपाल में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट है आपका, भारत के किस स्थान में फुलहर झील स्थित है। आपको बताना है फुलहर झील कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में या बिहार में। तो बताइए फुलहर झील कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फुलहर झील को पैगती फुलहर ताल या गोमत ताल भी कहते हैं। ये पीलीभीत जिले में स्थित है और गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है वो यहीं से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। आपको बताना है भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ऑप्शन है आपके वुलर झील, लोकटक झील, डल झील या पेगांग ईसो। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 127 का इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका वुलर झील, है ना। वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। लोकटक झील जो है वो मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील में केबुल लामजाओ नामक एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एकमात्र भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। डल झील आपको पता है, डल झील भी कहाँ स्थित है। बताइए कहाँ स्थित है डल झील। ये भी कश्मीर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपको सूची दी गई है जिनका मिलान करना है, मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ आपके लिए। चलिए कीजिए मिलान इनका। झीलें दी हुई है और उनके स्थान बताने हैं आपको कि कौन सी झील कौन से प्रदेश में है। आई होप आपने मिलान कर लिया होगा। अब मैं इसके आपको कोड दिखा देती हूँ। ये इसका कोड है। तो बताइए सही आंसर कौन सा रहेगा। तो इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा अपना ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। अब ए कैसे रहेगा ये भी देख लेते हैं अपन। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु में है, ठीक है। और जो अपनी चिल्का झील है, चिल्का झील उड़ीसा में है।
वुलर झील मैंने अभी आपको बताया कश्मीर में है, और सांभर झील जो है वो राजस्थान में है। ये भारत की जो सांभर झील है वो भारत की सबसे ज़्यादा खारी झील है, और ये निकलती तो राजस्थान से है, पर इसका जो सारा बेनिफिट है वो गुजरात को मिलता है। ठीक है, गुजरात में ही इससे नमक निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नदी के प्रवाह को मापने के लिए किस इकाई का यूज़ किया जाता है? आपको बताना है कि नदी के प्रवाह को नापने के लिए कौन सा इकाई यूज़ की जाती है। ऑप्शन है आपके रिक्टर स्केल, एनीमोमीटर, ब्यूफोर्ट स्केल या क्यूमेक। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका क्यूमेक। रिक्टर स्केल आपको पता ही है कि ये भूकंप मापन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्यूमेक। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपको बताना है कि जो आर्द्रता मापी यंत्र होता है उसका नाम क्या है। आपके ऑप्शन है पेरिस्कोप, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर या पायरोमीटर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, ये किसका उद्गार है? आपको बताना है कि ये जो कथन है वो किसने कहा था। ऑप्शन है आपके सिकंदर बख्त ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या जगजीवन राम ने। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है ये। चलिए बढ़ते हैं अगले के प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनपीके के किस आनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है? देखिए मैं आपको बता दूं इसमें कि एन से यहाँ पे मतलब है नाइट्रोजन, पी से मतलब है आपका पोटेशियम, और पी से मतलब है आपका फॉस्फोरस, और के से मतलब है आपका पोटेशियम। ठीक है, एनपीके जो है वो ये जो अनुपात दिया गया है ये किसी एक उर्वरक का अनुपात है, मतलब किसी उर्वरक में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का अनुपात क्या होना चाहिए ना, एक जो बैलेंस्ड अनुपात है वो क्या होना चाहिए। तो आपके ऑप्शन हैं 4:3:1, 4:2:2, 6:3:1 या 4:2:1। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर और आदि से खाना बनाया जाता है? आपको बताना है कि कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में इस प्रकार से भोजन बनाया जाता है। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, 85%। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों की रसोई में मिट्टी के तेल का से खाना बनाया जाता है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपके 7%, 13%, 1% या 4%। आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, 1%। अगला क्वेश्चन है आपका, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने से वृक्षारोपण है सिवाय, मतलब आपको बताना है कि जो सामाजिक वानिकी कार्यक्रम है उस, तो ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा उसका उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है आपके रेल एवं रेल पटरियों के साथ साथ, निम्नीकृत वन आरक्षित क्षेत्र में, फसल में के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर, और नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। तो आपको बताना है कि सामाजिक वानिकी कार्यक्रम है उसके अंतर्गत कहाँ पर पेड़ नहीं लगाए जाते हैं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, नगरीय औद्योगिक संपदाओं में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? बताइए कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? ऑप्शन है आपका चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन और द्वीप या पांडिचेरी। बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, पांडिचेरी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर।
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आपको बताना है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन है आपके कमलजीत संधू, बुला चौधरी, कल्पना चावला या फिर बछेंद्री पाल। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बछेंद्री पाल। 1984 में ये इन्होंने हिमालय की मतलब माउंट एवरेस्ट जो चोटी है उस पर फतह किया था। ठीक है, कल्पना चौधरी को आप जानते हैं, ये एक अंतरिक्ष यात्री थी जो कि कोलंबिया जो अपना वायु अंतरिक्ष यान था उसमें गई थी और दुर्घटना से इनकी मृत्यु हो गई थी आते समय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वे मैप 45D/7 के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं? अब आपको सबसे पहले तो मैं ये आपको क्या कोई बता सकता है कि सर्वे मैप 45D/7 क्या है? तो ये जो है वो एक ड्रोन आधारित मैपिंग प्रोजेक्ट है। मतलब जैसे आपका गूगल मैप वगैरह रहता है ना, उसी तरह का ये एक मैपिंग आपका प्रोजेक्ट है, पर ये ड्रोन आधारित रहेगा और ये गूगल से कई गुना ज़्यादा सटीक है। तो आपको बताना है कि इस मैपिंग जो प्रोजेक्ट है उसमें कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं। आपके ऑप्शन है राजस्थान और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, गुजरात और राजस्थान या गुजरात और महाराष्ट्र। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका गुजरात और राजस्थान। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो अपने इतने ही थे और आज अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, पर मैं आपसे एक बार फिर कहूँगी कि अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ये जो आप सब्सक्राइब करते हैं उससे हमें भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और आपके कमेंट्स, आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव होते हैं तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हम क्लास में और ज़्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करें और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करें और जितने भी जो क्वेश्चन के ऑप्शंस दिए रहते हैं उनके थ्रू हम एक एक ऑप्शन को आपको अच्छे से डिटेल में समझा लें ताकि आपको एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा इधर उधर से ना पढ़ना पड़े और आपका जो कोर्स कवरेज है जो कि बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो भी आने वाली क्वेश्चन है वो यहीं से आपकी पूरी जो आपकी नीड है वो फुलफ़िल हो जाए। तो ये जो हमारे हैं ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अपने 6 बजे वाली मैथ्स की क्लास में। हैव अ नाइस डे।